Hello dear students, welcome to another interesting video of Theory Masters Learning. स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से आज का ये वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपके साथ XBRL के प्रोविजंस डिस्कस करने वाली हूँ और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे रिलेट टू द जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो नॉर्मली CA इंस्टीट्यूट एग्जाम में नहीं पूछता है. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल और हम कर रहे हैं रिविजन विद अ ट्विस्ट. थ्योरी तो कर ही रहे हैं, साथ में उसे कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी पढ़ रहे हैं. तो अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहना है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. चलो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन शेल्फ प्रोस्पेक्टस पे है. नाउ व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस? It is nothing but an invitation to the public to subscribe for shares of the company. तो अगर कंपनी पब्लिक ऑफर कर रही है तो सबसे पहले कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा. इट इज़ कंपल्सरी फॉर पब्लिक ऑफर. अब प्रोस्पेक्टस बहुत ही टीडियस काम है भाई, इतना इजी नहीं है. उसे पहले ड्राफ्ट करो, वेट करो, फिर वो उसमें बहुत सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, बहुत सारी एजेंसीज को देना पड़ता है फॉर वेरिफिकेशन लाइक सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, जो आपके इंटरमीडियरीज हैं. अब अगर एक कंपनी साल में 3 या 4 बार पब्लिक ऑफर कर रही है तो वो हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करेगी तो कितना कॉस्टली अफेयर हो जाएगा. टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है. और सुनो ना, हर प्रोस्पेक्टस में वही सेम इन्फॉर्मेशन होगी ना. साल में जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या चेंज होगी? तो एक्ट बोलता है रिलैक्स. इफ यू आर अ कंपनी विच इज ऑफरिंग सिक्योरिटीज मोर देन वंस इन अ ईयर तो आपको हर बार प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं विच इज़ नोन एज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. सो व्हाट इज अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस? इट इज़ अ प्रोस्पेक्टस विच इज़ टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटी. तो जब आप उस साल में पहली बार सिक्योरिटीज ऑफर करोगे तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस साथ में देना है आपको. नेक्स्ट जो सब्सिक्वेंट ऑफर होगा उसके साथ में आपको फिर से दोबारा से प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है. वॉट यू नीड टू इशू इज़ जस्ट एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. ओके, तो व्हाट इज़ अ शेल्फ प्रोस्पेक्टस? सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. यहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप सिर्फ डेफिनेशन लिखो. सेक्शन 31 डिफाइंस शेल्फ प्रोस्पेक्टस. सेक्शन नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. सेक्शन 31 शेल्फ प्रोस्पेक्टस. क्या डेफिनेशन है? It is a prospectus in respect of which securities or class of securities are issued for subscription in more than one issue. तो अगर आप एक ऐसी कंपनी हो जो एक से ज़्यादा बार सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो फिर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस का बेनिफिट ले सकते हो. So you are offering securities over a certain period of time, you can offer them without issuing further prospectus. अच्छा, हर कंपनी को शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू करने की परमिशन नहीं है. सेबी बताएगी सिर्फ उन्हीं क्लास ऑफ कंपनीज शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं फॉर फर्दर ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. मोर देन वन इशूज आर कवर्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. मतलब द वैलिडिटी ऑफ शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बात हो रही है विच इज 1 ईयर. देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेल्फ? शेल्फ लाइफ बोलते हैं ना, इसकी शेल्फ लाइफ है 1 हफ्ता, मतलब ये 1 हफ्ते तक ही टिकेगा. इसकी शेल्फ लाइफ है 6 months. शेल्फ प्रोस्पेक्टस मतलब इट इज अ प्रोस्पेक्टस विच कम्स विद अ शेल्फ लाइफ ऑफ 1 year. 1 year क्या होता है? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर. अरे पढ़ेंगे, इतनी क्या जल्दी है, धीरे धीरे आएंगे उस पर भी. यहाँ पर मैंने प्रोविजंस लिखी हैं जो आपको लिखना है फॉर 4 marks क्योंकि दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले आप लिखोगे दैट शेल्फ प्रोस्पेक्ट, डेफिनेशन तो हो गई हमारी. प्रोविजन में लिखोगे दैट शेल्फ प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड एट द टाइम ऑफ फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड? वैलिडिटी इज फॉर 1 year. कौन से? कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं. 1 year फ्रॉम द डेट फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द फर्स्ट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज. तो जैसे ही आपने फर्स्ट ऑफर दिया, वो ओपन हो गया, तब से वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा फॉर 1 year. फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो सब्सिक्वेंट इश्यूज हैं उनके बारे में क्या? वो टाइम पे हमें फिर से प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना है भाई, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत पैसा भी लगता है. इंस्टेड वी विल इशू एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. इंफॉर्मेशन मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है
ये सब्सक्राइबर्स को इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में, क्या इंफॉर्मेशन देगा? अबाउट द न्यू चार्जेस विच आर क्रिएटेड, आपने कोई एसेट एज सिक्योरिटी दिया है, कोई चार्ज क्रिएट किया है, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन, वॉट एवर एल्स मे बी प्रिस्क्राइब। कहाँ पर देंगे ये सब? इसका फॉर्मेट दिया है आपको फॉर्म PAS-2 में। ओके, तो PAS-2 भर के आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल कर दोगे, एक और प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो आपके फर्स्ट पॉइंट में क्या आएगा? यू विल राइट अबाउट शेल्फ प्रोस्पेक्टस, वैलिडिटी एंड वैलिड फ्रॉम व्हेन। सेकेंड पॉइंट में आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में लिखोगे कि वो PAS-2 में फाइल होगा, इंफॉर्मेशन अबाउट द चेंजेस इन चार्जेस, फाइनेंशियल पोजीशन, एनी अदर चेंजेस। अच्छा, थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, कभी कभार ऐसा होता है ना कि कंपनी ने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू किया ही नहीं, लेकिन उसके पहले एडवांस में ही आपके पास सब्सक्रिप्शन आ गए हैं, या फिर आपके जो इंटरमीडियरीज है या अंडर राइटर्स है उन्होंने पहले ही सब्सक्रिप्शंस एक्सेप्ट कर लिए, बाद में इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू हुआ है। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू इन्फॉर्म द सब्सक्राइबर्स कि देखो, तुमने भले ही हम पे ट्रस्ट करके हमें पैसे दे दिए, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम हमने फाइल किया है, ज़रा ये एक बार तुम देख लो। सब्सक्राइबर्स इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम देखेंगे, इफ़ दे आर ओके विद इट दे विल कंटिन्यू, लेकिन हम उनको ऑप्शन देते हैं टू विदड्रॉ देयर सब्सक्रिप्शन। कल को उन्होंने देख लिया, अरे इतने चार्जेस क्रिएट हुए, अरे ये है क्या फाइनेंशियल पोजीशन, नहीं नहीं सॉरी हाँ, मुझे अभी मेरा सब्सक्रिप्शन विदड्रॉ करना है। कोई बात नहीं, वी विल गिव देम एन ऑप्शन टू विदड्रॉ देयर सब्सक्रिप्शन, लेकिन उन्होंने एडवांस पैसा दे दिया ना, वो भी हम रिफंड कर देंगे विद इन 15 डेज। तो थर्ड पॉइंट आपका होगा कि सपोज आपने एप्लीकेशंस ले लिए, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करने से पहले ही ले लिए, साथ में पैसा भी ले लिया एडवांस में। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल हो गया है, इट इज़ आवर ड्यूटी टू इन्फॉर्म देम। तो इफ द पर्सन विशेज टू विदड्रॉ हिज एप्लीकेशन, वी विल अलाउ हिम एंड वी विल रिफंड द अमाउंट विद इन 15 डेज। अच्छा, फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे कि देखो भाई, जिस किसी को भी हमारे कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, हमारे शेयर्स खरीदने हैं, सिर्फ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम मत पढ़ना, साथ में शेल्फ प्रोस्पेक्टस भी पढ़ना। सो द शेल्फ प्रोस्पेक्टस अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम विल बी कंसिडर्ड एज द फाइनल प्रोस्पेक्टस ऑफ द company. So this is what you will write if a question is asked on shelf prospectus. Students, let us proceed with question 3B. उसका सबसे पहला क्वेश्चन जो XBRL पे है, बहुत कम बार इस पे क्वेश्चन आया है। इनफैक्ट रिसेंट अटेम्प्ट्स में तो पहली बार ही क्वेश्चन पूछा है उन्होंने XBRL पे। जनरली वी टेंड टू कीप दिस इन ऑप्शन, यस, लेकिन हम रिवीजन लेक्चर्स कर रहे हैं, क्वेश्चन आया है, हमें तो कॉन्सेप्ट करना है। चलो इसी बहाने हमारा ये कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ XBRL। मैं पहले आपको टेक्निकल मीनिंग बताऊंगी, फिर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। नाउ XBRL इज नथिंग बट फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स and forms in extensible, this is the meaning of XBRL, okay, extensible business reporting language. What is it? Extensible business reporting language. मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी लैंग्वेज है जो बिजनेस रिपोर्टिंग के काम में आती है। बिजनेस रिपोर्टिंग मतलब क्या? आपके फाइनेंशियल्स को कैसे रिपोर्ट करना है उसमें काम आएगी। अगर टेक्निकली मैं इसको समझाऊं, इट इज़ अ लैंग्वेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डेटा एंड इट इज़ यूजफुल इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा हैंडलिंग। हमें कुछ नहीं समझा, चलो इसे इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल कि एक है मिस्टर ए, मिस्टर बी और फिर है मिस्टर सी, ठीक है। इन तीनों ने, अभी ध्यान देना, हाँ, इन तीनों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार की, ठीक है। अब मैं हूँ इन्वेस्टर या फिर मैं हूँ रेगुलेटरी बॉडी, जैसे सेबी हो गया, आरओसी हो गया। मैं हूँ रेगुलेटरी बॉडी या फिर मैं हूँ इन्वेस्टर। अब मुझे इन तीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करना है, ठीक है। अब इन तीनों ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से बनाई हैं। एक छोटा सा आइटम ले लेते हैं, जैसे डेटर्स, ठीक है, डेटर्स ले लेते हैं। अब मिस्टर ए ने डेटर्स को क्या नाम से रिकॉर्ड किया है? सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, रॉन्ग तो नहीं लिखा है।
मिस्टर बी ने लिखा है डेटर्स, मान लेंगे। सी लिखता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अब तीनों आपको डेटर्स की ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या हेडिंग में वो अमाउंट लिखा है? ए बोलता है सन्ड्री डेटर्स, बी बोलता है डेटर्स, सी बोलता है अकाउंट्स रिसीवेबल। अब एज अ लेमैन, मतलब मुझे अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, मैं अगर इन तीनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे सामने रखूं और कंपेयर करना चाहूं तो मुझे लगेगा तीनों ने कुछ तो अलग ही लिखा है, पता नहीं डेटर्स रिकॉर्ड किए हैं या नहीं किए हैं। बी ने तो डेटर्स लिखा है, ए ने सन्ड्री डेटर्स, मतलब सन्ड्री मतलब अदर डेटर्स है क्या? मेन डेटर्स कहाँ लिखा है? अच्छा, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होता है? अगर मैं एक लेमैन हूँ या अगर मैं एक रेगुलेटरी बॉडी हूँ, मैं सिस्टम्स पे रिलाई कर रही हूँ टू कंपेयर, तो मेरा सिस्टम तो रिजेक्ट करता जाएगा, क्योंकि उसके लिए 3 अलग हेडिंग्स हो जाएंगे ना। तो एक्ट बोलता है कि तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, कंपैरिजन ईजी करने के लिए, तीनों जन अपने फाइनेंशियल्स को XBRL में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? सॉफ्टवेयर्स आते हैं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, उनमें डेटर्स को एक ही हेड के अंडर लिखा जाएगा। फिर आपने भले ही उसे कैसे भी क्लासिफाई किया हो, जब आप अमाउंट लिखोगे XBRL में फिल करोगे, तब आपको उसी हेड के अंदर लिखना है। तो अब आप अगर इसको XBRL में कन्वर्ट कर दोगे तो तीनों इसे डेटर्स ऐसे क्लासिफाई करेंगे। तो अब मुझे इन तीनों के फाइनेंशियल्स कंपेयर करना, इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू कंपेयर देयर फाइनेंशियल्स। अब XBRL कंपल्सरी है क्या? नहीं, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बिकॉज सॉफ्टवेयर है, टाइम कंज्यूमिंग है, बाद में एक बार कन्वर्ट हो जाएगा तो टाइम सेविंग भी हो जाता है, लेकिन फिलहाल कंपल्सरी नहीं है। कौन सी कंपनीज को XBRL फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? तो लिस्टेड कंपनीज विच आर लिस्टेड विद अ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज, इनको तो XBRL में अपनी स्टेटमेंट्स फाइल करनी पड़ेंगी। अगर आपका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज़्यादा है, या फिर आप एक ऐसी कंपनी हो जो कंपनीज XBRL रूल्स 2011 में कवर्ड हो, तो उनको XBRL अप्लाई करेगा। ठीक है, तो जब आप फाइल करोगे अपने फाइनेंशियल्स तो आपको XBRL भी, आपके जो स्टेटमेंट्स है वो XBRL फॉर्मेट में भी फाइल करने पड़ेंगे। सो डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म्स विल बी फाइल्ड इन XBRL। अच्छा, ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जिनको ये अप्लाई नहीं करता? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कंपनीज इन द पावर सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, इनको ये रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो समझ गए, सिर्फ आप लिस्टेड कंपनी हो या फिर आपकी सब्सिडरीज हैं, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर आपको XBRL रूल्स 2011 अप्लाई करते थे। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ओके, A housing finance limited, it's a housing finance company. Okay, housing finance comes under non-banking financial companies. Having paid up share capital, so let us read those provisions also. Having paid up share capital of 11 crores, turnover 145 crores. अरे देखने पे तो लिमिट से ज़्यादा ही दिख रहा है, लेकिन सबसे पहले लाइन में ही बोल दिया हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल हो गई ना, पहले ही आपके दिमाग में आ जाने, ये तो एग्जेम्प्ट है। Explain with the relevant provisions whether it is necessary for A to file the financial statements in XBRL mode. नहीं, it's not required. लेकिन आप सिर्फ नहीं, नो ऐसा तो नहीं लिख सकते ना, तो क्या लिखेंगे? XBRL को 2 सेंटेंस में पहले आप एक्सप्लेन करोगे, चाहिए तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, लेकिन 3 मार्क्स के लिए ये इतना टाइम क्यों वेस्ट करें ना। फिर आप लिखोगे कौन सी कंपनीज को ये अप्लाई करता है, कौन सी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका थियोरी। फिर आप लिखोगे कि ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इट्स अ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर XBRL, सो इट नीड नॉट फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द XBRL मोड। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको टू द पॉइंट आंसर करना है। मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग लेस दैन, ये आपका पहला हिंट होना चाहिए। लेस दैन, मोर दैन, ये प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। होल्डिंग लेस दैन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, ये तो ठीक है। want the company to give a special notice to move a resolution for appointment of an auditor. Okay, appointment of an auditor other than the retiring auditor, तो ये आपका पहला हिंट हो गया। स्पेशल नोटिस मतलब क्विकली आपके माइंड में स्पेशल नोटिस के प्रोविजंस आने चाहिए।
और थर्ड है, दे वांट टू अपॉइंट एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग। तो क्या स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है? एक्सप्लेन वेदर द मेंबर्स हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस। तो यहाँ पर मेंबर्स ने होल्डिंग लेस दैन 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर स्पेशल नोटिस दिया है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर दैन द रिटायरिंग ऑडिटर। तो क्या उन्होंने सही किया है? चलो प्रोविजंस देख लेते हैं और फिर उसके बाद में आंसर करेंगे। Now the provisions of regulations requiring special notice are covered under section 115। ये सेक्शन नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। अब रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस मतलब क्या? इसका मतलब है कि अगर आपको ये काम करना है, अगर ये रेजोल्यूशंस कंपनी से पास करवानी है तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। लाइक से फॉर एग्जाम्पल हम चले गए कॉलेज में और हमने रिक्वेस्ट किया कि कैंटीन में कूलर तो होना ही चाहिए भाई, ये सादा पानी नहीं चलेगा, अभी बहुत गर्मी है, कूलर लगवाइए। तो मैनेजमेंट बोलती है ठीक है, अगर आपको कूलर लगवाना है तो इतने लोगों से रिक्वेस्ट लेकर आइए तो हम कूलर लगवाएंगे। तो कंपनी भी ऐसे ही बोलती है कि अगर आपको ये रेजोल्यूशंस पास करवानी है तो स्पेशल नोटिस लेकर आइए। स्पेशल नोटिस मतलब क्या? स्पेशल नोटिस मतलब इतने मिनिमम मेंबर्स ने अगर नोटिस दिया, अगर उन्होंने अपनी मर्जी दिखाई तो हम ये रेजोल्यूशंस पास करेंगे। सो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी। इट विल बी साइंड either individually or collectively by such number of members। इसका मतलब अगर इतने मेंबर्स ने रिक्वेस्ट भेजी ना तो ही ये रेजोल्यूशंस पास होंगे, वरना नहीं होंगे। क्या है वो? होल्डिंग नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। अगर 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर जिन मेंबर्स के पास है ना, वो साइन करके अगर हमें नोटिस दे तो हम ये रेजोल्यूशंस पास करने को तैयार हैं। या फिर अगर आपके पास वोटिंग पावर नहीं है तो शेयर्स ऑन विच द एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 lakhs हैज बीन पेड अप ऑन द डेट ऑफ नोटिस। उतने मेंबर्स का साइन ले आओ जिनके पास पेड अप शेयर्स है, जिनका एग्रीगेट अगर मैं टोटल करूं तो 5 लाख आता है। तो मिस्टर ए के पास है 50,000, बी के पास है 1 लाख, सी के पास है 50,000, ऐसे लोगों का मैं अगर ऐड करूंगी तो जैसे ही 5 lakhs पहुंच जाएगा ना, इतने लोगों का अगर आप सिग्नेचर ले आओगे, इतने लोगों से रिक्वेस्ट ले आओगे तो हम ये रेजोल्यूशंस पास करेंगे। अच्छा, ऐसे कौन से रेजोल्यूशंस है जिसको पास करने के लिए मुझे स्पेशल नोटिस तो चाहिए ही? रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जैसे एक फर्म है, ओके, वो रिटायर हो रही है, उनके 5 साल कंप्लीट हो गए, तो उनको तो हम फिर से अपॉइंट कर सकते हैं ना अनदर 5 years के लिए। लेकिन मेंबर्स बोल रहे नहीं, ये फर्म नहीं चलेगी, किसी और को अपॉइंट करो। या फिर मेंबर्स बोल रहे किसी को भी कर दो, इसे मत करो। एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट द रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। किसी को भी कर लो, ये ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना। रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग टू रिमूव अ डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, टू रिमूव अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ ऑफिस। अब जो डायरेक्टर है उसे हमने अपॉइंट किया है, आप उसको अपॉइंटमेंट खत्म, ऑफिस खत्म होने से पहले ही निकालना चाहते हो। भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों निकालना चाहते हो? इतने लोग अगर हमें रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम कंसिडर करेंगे, हम वो रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव्ड, नहीं, इसे निकालो और किसी और को अपॉइंट करो। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ करना है तो स्पेशल नोटिस लगेगा। चलो ये थे प्रोविजंस, अभी इसे अप्लाई कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन में। ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है? मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग लेस देन 1%। हमने तो पढ़ा था दैट स्पेशल नोटिस के लिए यू नीड मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। They want to give a special notice for for appointment of auditor other than the retiring auditor। तो हाँ भाई, ये काम तो स्पेशल नोटिस से ही हो सकता है, लेकिन स्पेशल नोटिस के लिए यू नीड एटलीस्ट मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 1% ऑफ द वोटिंग पावर ना, यहाँ पर तो लेस है। सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद। तो यहाँ पर 3 marks के लिए लिखोगे क्या? सबसे पहले आप लिखोगे थ्योरी जो हमने पढ़ी 115 की,
फिर आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है कंक्लूजन में, सिर्फ इतना ही लिखना है, सिंस द मेंबर्स आर होल्डिंग लेस देन 1% ऑफ द वोटिंग पावर, प्रोविजंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद. स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट इज समथिंग विच वी नेवर स्टडी, मतलब हम छोड़ देते हैं ऑप्शन में. सेक्शन 23 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये किसके बारे में बात करता है? It explains the provisions applicable to rules or bylaws being made after previous publication. बहुत बार तो हमें ये क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ में आता, ये प्रोविजन की हेडिंग ही समझ में नहीं आती, इसीलिए हम पढ़ते ही नहीं हैं. बहुत ही यूनिक, बहुत सिंपल है, लेकिन ये ऐसा सेक्शन है जो जनरली स्टूडेंट्स ऑप्शन में छोड़ देते, लेकिन अभी नहीं करोगे क्योंकि मैंने इसे बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में आपको एक्सप्लेन किया है. तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अब हमारे कंट्री में लॉ जनरली पार्लियामेंट बनाता है, बट पार्लियामेंट डजंट मेक ऑल द लॉज. ओके, देयर आर सम लॉज जिनको बनाने की अथॉरिटी पार्लियामेंट लोकल अथॉरिटीज़ को दे देता है. लाइक से फॉर एग्जाम्पल कि किसी ने रोड पे थूक दिया तो उसको कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, या फिर अगर किसी ने रोड को डैमेज कर दिया तो कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, वो लोकल अथॉरिटी जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो गई या म्यूनिसिपैलिटी हो गई, वो डिसाइड कर सकते हैं. तो ऐसे कई बार लॉज लोकल अथॉरिटी भी बनाता है. जो लॉ लोकल अथॉरिटी बनाता है उसे बोलते हैं बाय लॉज. और ये लॉ बनाने की अथॉरिटी किसने दी? ये बाय लॉ बनाने की अथॉरिटी किसने दी है? पार्लियामेंट ने. कोई हायर अथॉरिटी ने ही हमें बोला है कि भाई आप अपने लॉज बना सकते हो. सो आर यू गेटिंग मी? All laws are not made by the parliament. Sometimes parliament or the higher authority gives authority to the local authority to make laws. The laws, rules which are made by the local authority, they are known as bylaws. अच्छा, मुझे एक बायलॉ एनफोर्स करना है तो क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला स्टेप है कि उसका एक ड्राफ्ट बनाओ. जो भी आपको रूल या बायलॉ लेकर आना है उसका एक ड्राफ्ट बनाओ. वो ड्राफ्ट उन लोगों को दो जिनको इससे जो इनसे अफेक्ट होंगे. सो यू सेंड दिस ड्राफ्ट टू पीपल हु मे बी अफेक्टेड और यू आर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय दिस लॉ और दिस रूल. ठीक है, ड्राफ्ट कैसे बनाए? इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट. वो बताएगी आपको उस हिसाब से ड्राफ्ट बनाना है. देखो, कोई भी एक्ट बनने से पहले ड्राफ्ट तो चाहिए ना, एक रफ. ठीक है, तो हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, हमारा ड्राफ्ट रेडी. अभी क्या करें? अब उस ड्राफ्ट के साथ एक नोटिस बनाओ कि देखो ये जो ड्राफ्ट है वो इस डेट से लागू हो जाएगा, तो ये बाय लॉ इस डेट से लागू हो जाएगा. सो अलॉन्ग विद द नोटिस, अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट यू विल ऑल्सो पब्लिश अ नोटिस. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ड्राफ्ट पब्लिश करेंगे, फिर वो उसके साथ में एक नोटिस देंगे कि ये डेट के बाद वो ड्राफ्ट विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन. ये डेट से वो ड्राफ्ट जो है वो लॉ या रूल बन जाएगा. ठीक है, लेकिन वो डेट से पहले अगर आपको किसी और अथॉरिटी का सैंक्शन चाहिए तो वो ले लो, बिकॉज उसके बिना तो फिर आप वो ड्राफ्ट को लॉ या रूल या फिर बाय लॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते ना. तो ठीक है, उसके पहले अगर आपको किसी का सैंक्शन चाहिए, कोई अथॉरिटी का अप्रूवल चाहिए तो वो ले लो. अभी आपने ड्राफ्ट निकाला है, लोगों की सजेशंस भी तो होंगी, कभी कभार वो ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं. लाइक जिनको अफेक्ट होने वाला था वो ऑब्जेक्शन रेज करते कि नहीं ये फाइन बहुत ज़्यादा है, या ये ठीक नहीं लग रहा है हमें, ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है, तो वो जो डेट है उसके पहले आप अपनी सजेशंस दे दो, आप कोई ऑब्जेक्शन है वो दे दो, हम सब कंसिडर करेंगे. वो डेट के बाद दोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन दी, उन्होंने अपनी सजेशंस दी. आफ्टर रिसीविंग ऑल दैट द ड्राफ्ट हैज़ नाउ बीन अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटी एंड इट विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट. एक बार ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया, इट इज़ अप्रूव दैट द रूल और द बाय लॉ हैज़ नाउ बीन ऑफिशियली मेड. तो बस ये 4 सिंपल से स्टेप्स है, आपको यही लिखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. थ्योरी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है, 2 सब क्वेश्चन है, इसका मतलब है वेटेज इज ऑफ 2 मार्क्स ईच. तो उस हिसाब से हम कंटेंट डिज़ाइन करेंगे. द फर्स्ट इज व्हाट इज अ प्रोवाइजो.
ठीक है, लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, उसका मीनिंग लिखो विद रेफरेंस टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स. सो लेट अस गो थ्रू द थियोरी पॉइंट्स ऑफ प्रोवाइजो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो? प्रोवाइजो मीन्स इट्स एन एक्सेप्शन. ठीक है, तो जो भी सेक्शन है उसके प्रोविजंस होंगे, लेकिन उसी के नीचे आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे कि भाई ये प्रोविजंस है, ये कंपनी को अप्लाई करेंगे, लेकिन वो ये सारे चीज़ें उस सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसमें से हम क्वालिफाई करके निकाल रहे हैं. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवाइजो? प्रोवाइजो मीन्स इट्स एन एक्सेप्शन. कितनी बार आपने पढ़ा होगा ना कोई सेक्शन और उसके नीचे लिखा होगा कि इट दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू, ओके, प्रोवाइडेड दैट. प्रोवाइडेड दैट आपने बहुत बार देखा होगा, इट मीन्स इट्स एन एक्सेप्शन. सो द सेक्शन, द प्रोविजंस, अगर मुझे उसमें से कुछ निकालना है तो वो प्रोविजन जो हम निकाल देते हैं दैट इज नोन एज अ प्रोवाइसो. ओके, तो अगर आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे दैट प्रोवाइसो मीन्स इट्स एन एक्सेप्शन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोवाइसो? इट इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ एन एनैक्टमेंट. ओके, टू एक्सेप्ट समथिंग मतलब जो प्रोविजन है उसमें से कुछ निकालना. जैसे हमने आज ही प्रीवियसली पढ़ा था वीडियो में, XBRL के बारे में पढ़ा था. सो इट अप्लाइज टू सर्टन कंपनीज. ठीक है, इट अप्लाइज टू लिस्टेड कंपनीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, देयर सब्सिडरीज जिसका टर्नओवर इतना होगा. हमने प्रोविजंस पढ़े थे, लेकिन उसमें हमने ये भी पढ़ा था दैट दीज प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई टू, तो एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ऐसे हमने पढ़ा था. तो इसका मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है लिस्टेड कंपनीज, तो अब लिस्टेड कंपनीज में तो सब आ जाएगा ना, उसमें बैंकिंग भी आएगी, उसमें इंश्योरेंस भी आएगा, उसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल भी आएगा. तो इन लिस्टेड में से मैंने इन 3 टाइप की कंपनीज को निकाल दिया है. ये प्रोविजन इन्हें अप्लाई नहीं करता, एक्सेप्ट कर दिया, क्वालिफाई कर दिया, दैट इज नथिंग बट अ प्रोवाइजो. सो टू एक्सेप्ट मतलब टू रिमूव समथिंग फ्रॉम द एनैक्टमेंट, टू क्वालिफाई समथिंग. आपने ऑडिट में पढ़ा होगा ना, क्वालिफाइड रिपोर्ट. मतलब देखो, वैसे बाकी सब तो ठीक है, इन चीज़ों के अलावा मतलब यू आर ट्राइंग टू हाईलाइट कि इसमें कुछ गड़बड़ है. यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं है, प्रोवाइजो में कुछ गड़बड़ नहीं है, बट आप हाईलाइट करना चाहते हो कि वैसे ये तो सब ठीक चल रहा है, प्रोविजन सबको अप्लाई करें एक्सेप्ट दीज पॉइंट्स. So you are qualifying something stated in the enactment, you are removing something from the, removing in the sense you are stating that the provisions will not apply in these cases. Okay, so you are qualifying something stated in the enactment. तो वो enactment का हिस्सा है, प्राइमा फेसी है, बट प्रोविजो से आप उसे निकाल रहे हो. अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट? ये तो उसका फंक्शन हो गया, किसी चीज़ को निकालना, एक्सेप्ट करना, क्वालिफाई करना. उसका इफेक्ट क्या होगा? टू क्वालिफाई द एनैक्टमेंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स विच आर टू जनरल. जैसे देखो ना, यहाँ पर अगर XBRL इज एप्लीकेबल टू ऑल लिस्टेड कंपनीज, तो लिस्टेड कितना जनरल हो जाएगा ना, इट विल इंक्लूड एवरीथिंग. लेकिन अगर मैंने वहाँ पर प्रोवाइजो डाल दिया, इट मीन्स मैं इन लिस्टेड कंपनीज में से कुछ कंपनीज को बाहर निकाल रही हूँ, तो प्रोविजन उन्हें अप्लाई नहीं करेगा, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, NBFC. टू एम्ब्रेस द फील्ड कवर्ड बाय द मेन प्रोविजन. टू एम्ब्रेस द फील्ड मतलब पहले ये जो प्रोवाइजो है ये एनैक्टमेंट का पार्ट थे, अब हम उस पार्ट में से इसे निकाल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या क्वालिफाई कर रहे हैं. यह एक्सेप्ट मतलब मानना नहीं होता है, एक्सेप्ट मतलब निकालना, एक्सेप्शन बनाना होता है. अब एक्सेप्शन तभी बनाओगे ना जब वो मेन प्रोविजन का पार्ट होगा. तो ये जो प्रोविजंस थे वो मेन प्रोविजन का हिस्सा थे, हम नहीं चाहते हैं कि वो हिस्सा बने रहे, तो हम उसे साइड में निकाल रहे हैं. सो इन दिस केस प्रोवाइजो का अगर क्वेश्चन आता है, सो यू विल राइट दीज 2 पॉइंट्स, व्हाट इज द फंक्शन एंड व्हाट इज द इफेक्ट. फंक्शंस इंक्लूड टू एक्सेप्ट समथिंग, किसी चीज़ को निकालना, और टू क्वालिफाई मतलब टू ब्रिंग इट टू द नोटिस कि भाई देखो इन्हें ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं करेंगे. व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट मतलब पहले तो वो प्रोविजन का हिस्सा था, अब आप उसको निकाल रहे हो. निकाल तभी सकोगे ना जब उसने एम्ब्रेस किया होगा मेन प्रोविजन को, अब आप उसे निकाल रहे हो, आप अलग कर रहे हो. सो आई होप दैट इज क्लियर.
नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड अस टू डिफाइन एक्सप्लेनेशन. ये तो एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो हर स्टूडेंट बोलता है, मैं नहीं समझा, फिर से एक्सप्लेन करो ना. एक्सप्लेन मतलब जो कॉन्सेप्ट है उसे डिटेल में एक्सप्लेन करना, उसे और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना. कुछ में भी एग्जांपल्स दे दिए हमने, या फिर वो स्टेटमेंट का जो स्कोप है उसके आजू बाजू में कुछ आपको बताना. ओके, तो एक्सप्लेनेशन भी वही काम करता है फॉर द मेन सेक्शन. अगर हमें लगता है कि मेन सेक्शन के जो वर्डिंग्स हैं ना वो थोड़े शायद कंफ्यूजिंग है, या फिर उसका एक से ज़्यादा मीनिंग आ सकता है, तो एक्सप्लेनेशन के द्वारा हम क्लियर करना चाहते हैं कि सेक्शन का ये मतलब है, ये पर्पस से हमने ये प्रोविजंस बनाए हैं. सो एक्सप्लेनेशन इज नथिंग बट अपेंडेड टू अ सेक्शन. इसका मीनिंग क्या है? इट इज समथिंग विच इज एडेड टू द सेक्शन. अगर अपेंडेड का आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे, इसका मतलब है टू ऐड समथिंग एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो एक्सप्लेनेशन भी सेक्शन के बाद में ही आता है ना, एंड में ही आता है. ऐसा है क्या? कभी किधर देखा है? होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन पढ़ो, जाओ मॉड्यूल खोलो, होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन देखो, उसके नीचे आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा. क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि होल्डिंग सब्सिडरी की जो डेफिनेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत है. तो एक्सप्लेनेशन से हमने 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर दिए उसमें. इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन. तो हमें अगर लगता है कि प्रोविजंस शायद थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, तो उसे क्लियर करने के लिए हमने एक्सप्लेनेशन डाल दिया. सो व्हाट इज द मीनिंग? इट इज समथिंग विच इज अपेंडेड टू अ सेक्शन, इट इज एडेड टू द सेक्शन. डजेंट मीन हम प्रोविजंस ऐड कर रहे हैं, हम कुछ नया ऐड नहीं कर रहे, हम सेक्शन का स्कोप वाइडन नहीं कर रहे, हम सिर्फ थोड़े एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स डाल रहे हैं. जो लिखा है उसे इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं. पर्पस क्या है इसका? पर्पस इज टू आइदर इंक्लूड और टू एक्सक्लूड समथिंग फ्रॉम द सेक्शन. इंक्लूड वॉट? नॉट समथिंग न्यू प्रोविजन बट जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग. ओके, टू एक्सक्लूड, टू रिमूव. लेकिन हमने अभी तो पढ़ा था प्रोविजन या प्रोवाइजो, एक्सेप्शन. तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? एज सच दोनों का पर्पस तो सेम ही है. प्रोवाइजो का भी पर्पस है टू रिमूव, टू एक्सक्लूड, टू एक्सेप्ट. इधर भी ऐसे ही है. तो इसका मतलब है कि आप या तो प्रोवाइजो डाल के कुछ चीज़ को एक्सक्लूड कर दो, या फिर आप एक्सप्लेनेशन के थ्रू से कर दो. So to either include or to exclude something from the act. To clear the ambiguity, to bring about harmony in the main section. Harmony मतलब अगर 2-3-4 provisions दिए हैं तो उसे एक साथ कैसे पढ़ के समझना है वो यहाँ पर क्लैरिफाई किया है in the explanation. Explanation आपको हर section के बाद में नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा जब लॉ को लगता है कि शायद प्रोविजन में थोड़ी एम्बिग्विटी आ सकती है, तो वो क्लियर करने के लिए हमने एक्सप्लेनेशन डाल दी. इट डज नॉट वाइडन द स्कोप और द एम्बिट ऑफ द सेक्शन. इसका ये मतलब नहीं है कि अभी सेक्शन का स्कोप बढ़ गया है, ज़्यादा कुछ हमने प्रोविजंस ऐड कर दिए, ऐसा नहीं है. जो लिखा है बस उसी को हमने अभी एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए का क्वेश्चन आता है तो आई थिंक दीज 2 points आर सफिशिएंट फॉर 2 marks. So students, with this we come to an end of today's revision lecture. I hope आप सारे lectures देख रहे हो, और अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, and I will make a video on that. Okay? Till we meet again, keep studying and happy learning.